व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या हो सकती है, सो दैट दिस सिस्टम आर कंसिस्टेंस, ये सिस्टम कंसिस्टेंस बना रहे। फॉर दोज वैल्यू ऑफ लैम्डा फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, लैम्डा के उस मान के लिए एक्स वाई और जेड की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए, मतलब दिए गए सिस्टम का सॉल्यूशन निकालिए। What will be the value of lambda so that this system are consistent? इसके एक हिस्से का जवाब तो ये है, एक हिस्से का जवाब लैम्डा की वैल्यू कुछ भी दे दी जाए सिस्टम इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता, होमोजीनियस है। लैम्डा की वैल्यू कुछ भी कर दी जाए ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता। तो लैम्डा की वैल्यू आप ये मानिए कि लैम्डा की वैल्यू क्या क्या होगी जिसके लिए ये दिया गया सिस्टम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखे। पल्ले पड़ा, ये सवाल सही ये है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए दिया गया सिस्टम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इससे डिटरमिनेंट से ही जाएगा क्योंकि सब भरा पड़ा है, आप किसको पाइवट बनाओगे, क्या करोगे, कैसे, कुछ पॉसिबल नहीं है। चेंज करें मैट्रिक्स फॉर्म में, इन मैट्रिक्स फॉर्म सॉल्यूशन, रीराइट द गिवन सिस्टम। एक बात तो ये दिमाग में बैठाए रखना, ये सिस्टम कभी भी इनकंसिस्टेंस नहीं हो सकता। तो बेसिकली सवाल हमारा ये हो चुका है, ये पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द लैम्डा सो दैट दिस सिस्टम आर कंसिस्टेंट। कुछ नहीं, आप लैम्डा वैल्यू कुछ भी लोगे सिस्टम आपका कैसा रहेगा, कंसिस्टेंट, वो हटने वाला है नहीं। हाँ, आप ये पूछ लो ना लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये सिस्टम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखेगा। तो अब चलो हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकालें जिसके लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है, ठीक ना। रीराइट above system in matrix form, दिए गए सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में रीराइट करते हैं। कितना होगा ये, लैम्डा माइनस 1 कॉलम बना रहे हैं, अगला कॉलम होगा फिर लैम्डा माइनस 1, फिर अगला कॉलम होगा 2। इस तरीके से नेक्स्ट कॉलम 3 लैम्डा प्लस 1, अगला कॉलम 4 लैम्डा माइनस 2, अगला है 3 लैम्डा प्लस 1, ठीक है। अगला है 2 लैम्डा, फिर कितना है लैम्डा प्लस 3, अगला कितना होगा 3 लैम्डा माइनस 3 मैट्रिक्स, ठीक। वेरिएबल अपने पास है एक्स वाई और जेड, तो इधर लगा देते हैं एक्स वाई जेड बराबर 0 0 0। एक बात तो यही लिख दें, वॉट एवर बी द लैम्डा सिस्टम ऑलवेज बिकम्स कंसिस्टेंट। वॉट एवर बी लैम्डा सिस्टम always consistent, system always consistent। लैम्डा कुछ भी हो सिस्टम हमेशा कैसा रहेगा, कंसिस्टेंस रहेगा। सो वी सॉल्व दिस, राइट है क्या। सो वी सॉल्व दिस फॉर दोज लैम्डा for which system has non-trivial solution, इसलिए हम इसको लैम्डा के उस मान के लिए सॉल्व करेंगे जिसके लिए हमारा दिया गया सिस्टम कैसा सॉल्यूशन रखे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखे। तुम लोग नोट करो, लैपटॉप डाल दे चार्जिंग में जिससे तुम लोगों का काम हो जाए। लिखना मेरे डॉक्यूमेंट्स तुमसे क्या, ये वाला, ये अभी कुछ नहीं, अभी नहीं लिखी,
अभी कुछ लिखवा नहीं किए इतनी देर से बात हुई। सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। कुछ गिरा? अच्छा तो क्या सिस्टम है, सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ दिया गया सिस्टम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखेगा अगर डिटरमिनेंट लैम्डा माइनस वन, लैम्डा माइनस वन, टू और कौन था 3 लैम्डा प्लस वन। सर आप नॉन ट्रिवियल से सॉल्व करें कंसिस्टेंट बॉडी हटा के नॉन ट्रिवियल नहीं बोल रहे 4 लैम्डा। हां कंसिस्टेंट ये इनकंसिस्टेंट हो ही नहीं सकता। सॉल्वर किताब गलत उठाई है, सवाल ही गलत लिखा गया। सवाल को लिखना था फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द लैम्डा फॉर व्हिच सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्योंकि आप लैम्डा कुछ भी भर दो 2 5 10 11 12 कुछ भी भर दो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो ही नहीं सकता। सॉल्यूशन दे दिए इसका, किसका दिए तो है ये ऐसा कैसे हो सकता? नहीं तो दोनों केस बना के डील किए होंगे फिर डिटरमिनेंट एक बार 0 एक बार नॉन 0 करके। किस पे? डिटरमिनेंट से डिटरमिनेंट नॉन जीरो करके भी क्या पाओगे बोलो? यूनिकनेस पे मतलब लैम्डा की वैल्यू पे रेस्ट्रिक्ट लगा देंगे इसके। अच्छा तुम ये खुद सोच के बताओ। ये कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच सिस्टम विल इन सिस्टम आर इनकंसिस्टेंट, सिस्टम आर कंसिस्टेंट। ये कहना उचित है। ये सिस्टम उस सिस्टम के बारे में आप कंसिस्टेंसी की बात कीजिए जो नॉन होमोजीनियस हो। होमोजीनियस तो कभी भी इनकंसिस्टेंस हो ही नहीं सकता। वैल्यू ऑफ लैम्डा की हो जाएगा। हम तो लिखे तो है ये व्हाटएवर बी द लैम्डा, लैम्डा कुछ भी है, सिस्टम ऑलवेज कंसिस्टेंट, सिस्टम हमेशा कैसा रहेगा? कंसिस्टेंट रहेगा। सो वी सॉल्व दिस, इसलिए अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे किसके लिए? फॉर दोज लैम्डा, उन लैम्डा के लिए फॉर व्हिच द सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, जिसके लिए मेरा सिस्टम नॉन ट्रिवियल रखेगा। हम तो उसी के लिए सॉल्व कर रहे हैं। उसमें ये भी पता चल जाएगा ना कि लैम्डा की कौन कौन सी वैल्यू के लिए आपका सिस्टम ओनली ट्रिवियल रखेगा, ये भी पता चल जाएगा। अगला कौन है? 2 लैम्डा, फिर कौन? लैम्डा प्लस 3, फिर कौन? 3 लैम्डा माइनस 3। ये डिटरमिनेंट बराबर कितना हो जाए? 0। जिसके लिए डिटरमिनेंट 0 होगा उसी लैम्डा के लिए आपका सिस्टम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखेगा, क्योंकि मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी? नॉन इन्वर्टिबल। क्लियर हुआ? इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट, या दैट इज इफ चलो डिटरमिनेंट ओपन करो, और कोई रास्ता अपने पास नहीं है। डिटरमिनेंट ओपन करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। क्या लिखें? लैम्डा माइनस 1 इंटू जीरो बना ले हो जाए ना। क्या जीरो? पहले से दूसरे माइनस कर दीजिए। क्या 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 क्या? पहले से दूसरे को माइनस कर दीजिए। पहले से दूसरे को माइनस कर एक जीरो मिल जाएगा। अच्छा इनको ये घटाने का। हाँ लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1 और एक के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन मारते हैं। डिटरमिनेंट चलो लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा, ये रहा लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 0, 4 लैम्डा माइनस 2 माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 कितना आएगा? लैम्डा माइनस 3। तो इधर हो गया लैम्डा माइनस 3। अगले पर आते हैं लैम्डा प्लस 3 माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 3, ये रहा ये 2, ये तो कहीं जाने वाला है नहीं, एज इट इज रहने दो। 2 3 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा माइनस 3 बराबर कितना? 0। ऑपरेशन बता दें, यहाँ पर ऑपरेशन लगा हुआ है R2 goes to R2 minus R1. This implies that, yeah, that is if lambda minus 1 into this, ये delete ब्रैकेट के अंदर में लैम्डा माइनस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 3 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 इंटू माइनस लैम्डा प्लस 3, ये रहा। ठीक है, ये क्लोज प्लस माइनस प्लस यानी कि प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में ये डिलीट 3 लैम्डा प्लस 1 इंटू माइनस लैम्डा प्लस 3 और माइनस 2 लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 3 बराबर कितना? 0। चलो इफ ये तो लैम्डा की पावर 3 में पूरा खोलना पड़ेगा, इसमें कुछ कॉमन नहीं होगा ना।
कुछ कॉमन नहीं होगा, चेक कर लो, अभी बीच में कुछ कॉमन नहीं होगा। लैम्डा माइनस 1 बाहर रहने दो, ब्रैकेट के अंदर के 3 लैम्डा इंटू लैम्डा, 3 लैम्डा -3 सबसे कॉमन हो जाएगा। कौन सा लैम्डा माइनस 3 कहाँ, लैम्डा माइनस 3 यहाँ है, यहाँ से लैम्डा, अच्छा लैम्डा माइनस 3 कॉमन किए और इस माइनस कॉमन लैम्डा माइनस 3 लैम्डा हाँ कॉमन हो जाएगा, यही खोज रहे थे कहीं से मिल जाए, नेगेटिव करना पड़ेगा ना इसको। अरे हो जाएगा, वो तो बाहर निकाल ले रहे हैं ना, लैम्डा माइनस 3 को बाहर किया यहाँ से, ठीक, पहले ब्रैकेट के अंदर में लैम्डा माइनस 3 बाहर आया तो केवल बचता है 3 लैम्डा माइनस 3, यहाँ से लैम्डा माइनस 3 बाहर किए, माइनस माइनस प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 इंटू लैम्डा माइनस 3, ब्रैकेट के अंदर के हिस्से में क्या बचा, लैम्डा माइनस 3 कॉमन किए, माइनस 3 लैम्डा माइनस 1, माइनस 3 लैम्डा माइनस 1, ये है लैम्डा माइनस 3 बाहर हुआ माइनस 2 लैम्डा और बराबर कितना 0। अब एक काम करते हैं, लैम्डा माइनस 3 दोनों से बाहर कर देते हैं, तो पूरे में से बाहर आ गया लैम्डा माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा, अब पूरे पर ब्रैकेट लगा रहे हैं, लैम्डा माइनस 3 बाहर है, इनको निपटा दिया जाए, कितना होगा ये वास्तविकता में 6 लैम्डा माइनस 2, 6 लैम्डा माइनस 2, तो ये हुआ लैम्डा माइनस 1 इंटू 6 लैम्डा माइनस 2, ये था। वो कॉमन कर लैम्डा माइनस 2। और अगला देखते हैं, अगला इधर 2 लैम्डा माइनस 3 बाहर हो चुका है, इधर से कितना माइनस 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 5 लैम्डा और 2 से मल्टीप्लाई है, 2 पंचे 10 माइनस 10 लैम्डा, माइनस 10 लैम्डा और यहां से माइनस 2 बराबर कितना 0, यानी लैम्डा माइनस 3 विद इन ब्रैकेट 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 8 लैम्डा माइनस 10 लैम्डा माइनस 2 बराबर 0, यानी लैम्डा माइनस 3 यहां पर कितना हाल होगा 6 लैम्डा स्क्वायर, बाद में कॉमन करके हटा देंगे, 6 लैम्डा स्क्वायर 10 8 18 माइनस 18 लैम्डा, सही चल रहा है, ये प्लस 2 होना चाहिए था, 2 1 के 2 प्लस 2 और इधर वाला छोड़े पड़े हैं क्या, हाँ जो गड़बड़ हो गया, तो प्लस सॉल्व हो गया, कैलकुलेशन गलत हो गया, लैम्डा माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर में 6 लैम्डा इंटू लैम्डा 6 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से माइनस 2 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 8 लैम्डा और इधर से माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 10 लैम्डा और यहाँ से कितना माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये खत्म ये खत्म, लैम्डा माइनस 3 इधर का हाल हुआ ब्रैकेट के अंदर में, ये बताओ 10 8 18 यानी 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा इज इक्वल टू कितना 0, दिस इंप्लाइज दैट क्या यहाँ से 6 को कॉमन कर सकते हैं, 6 का है 6 लैम्डा कॉमन कर सकते हैं, 6 लैम्डा बाहर, यहाँ है लैम्डा माइनस 3 और 6 लैम्डा कॉमन किया तो यहाँ कितना बचा लैम्डा और माइनस 6 3 18 इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू 0 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0 3 3 तीन वैल्यू लैम्डा की चढ़ेगी 0 3 3 कुल मिलाकर के बेसिकली 2 वैल्यू, क्या हुआ कमलेश कहीं कंफ्यूज हो, तुम्हारी कितनी आई है, अलग आई है, आगे ये भी लिखा है सारे कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे तो लैम्डा बराबर 0 लैम्डा बराबर 3 के लिए सॉल्यूशन देना पड़ेगा, दो वैल्यू है 0 और 3 जिस पर आपका सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल होगा,
बाकी लैम्डा की इन दोनों को छोड़ करके कोई भी वैल्यू लेते हैं, 0 को छोड़ दो और 3 को छोड़ दो, आप कोई भी रियल नंबर भरोगे आपका सिस्टम ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन रखेगा, x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, लेकिन इन दो पर नॉन ट्रिवियल रखेगा। चलो केस फर्स्ट लिखते हैं, पहला केस। इधर का हटा दे सर पूरा। शुरुआत करें 1 by 1 सारे केस के डिस्कस करने की। ठीक, लिखना सो फॉर लैम्डा इज इक्वल टू, पहले 0 ले, केस फर्स्ट, लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक, आवर सिस्टम बिकम्स, आवर सिस्टम बिकम्स, वो हम मैट्रिक्स वाला फॉर्म बोलते हैं ना, मैट्रिक्स वाला क्या लिखते हैं, लैम्डा बराबर 0 के लिए या हम ही देख लें लैम्डा -1, तो सिस्टम में अपना पहला हो गया -1 और 2, फिर कौन हो गया 1 -2 1 -2 1, पूरी मैट्रिक्स में लैम्डा बराबर 0 भर रहे हैं, 0 3 और कितना -1 नहीं -3 ये होगा x y z बराबर 0 0 0। और चेंज करो फटाफट इक्लान फॉर्म में, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लो, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स A null इज इक्वल टू -1 2 1 -2 1 0 3 -3, ये डॉटेड लाइन 0 0 0, पहला ऑपरेशन R2 goes to R2 minus R1 और R3 goes to R3 में ऐड कर दो 2 गुना R1, ऑपरेशन देखना -1 1 0 0 घटाओ 0 -2 -1 -3 3 -0 3 0, 2 1 के 2 ऐड किया तो 0, 2 1 के 2 1 3 -3। अगला ऑपरेशन सब लोग जानते हो क्या लगने वाला है, दिस इज इक्विवेलेंट टू R3 goes to R3 plus R2, ऐड कर दो -1 1 0। अच्छा एक और काम करें, दो ऑपरेशन एक साथ लगा दें, पहला काम R3 goes to R3 plus R2 एंड देन, और इसके बाद एंड देन R3 goes to R3 डिवाइडेड बाई -3, सॉरी R2 goes to R2 डिवाइडेड बाई -3, और इसी के साथ R1 goes to -1 into R1, चलेगा, एक साथ निपटा दे सब, तो ये कितना होगा +1, ये माइनस, ठीक, और ये 0 और इधर भी बराबर के 0, इन पर आना, 3 से डिवाइड लगाया 0 1 -1 0, इधर 0 0 0 0, मेरे ख्याल से डॉटेड लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, खींची पड़ी है बहुत मोटी वाली। अच्छा ये पाइवॉट है, ये पाइवॉट है, पाइवॉट के ऊपर क्या कर लिया जाए 0, दिस इज इक्विवेलेंट, हाँ केवल ऐड करना है, यानी R1 goes to R1 plus R2, 1 ऐड किया तो 0, इनको ऐड किया तो -1 0 0 1 -1 0 0 0 0 0, पहला कॉलम किसकी वजह से, दूसरा, तीसरा, क्या z के पास कोई पाइवट है, z इज द फ्री वेरिएबल, यानी हमको मिला क्या, दिस इंप्लाइज दैट, ऐसे लिखिए x इज इक्वल टू x y z इज इक्वल टू, x बोलो x बराबर 0 और -z उधर जाएगा तो +z, x बराबर z, इधर देख भैया x का डालना पूरा पागल है वो, कहा एकदम से 0 करो तब तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा उल्लू, जब लास्ट में -1 कहां से कर लिए,
वहाँ जीरो है कहाँ पर? लास्ट में। नीचे वाला ऊपर जोड़ोगे नहीं, हम वहाँ से नहीं किए, कॉलम से किए। तब भी जेड तुम्हारा जीरो नहीं आ सकता, जेड फ्री है महाराज। C2 जोड़िए C1 में। क्या C2 जोड़िए C1 में। काहे जोड़ दोगे? C2 C1 में काहे जोड़ दोगे? रेडियो बना रहे हैं, रेडियो ट्रांसफॉर्म। C2 C1 में जोड़ेंगे तो वहाँ वाली क्वांटिटी वो नहीं हो जाएगी 2 1 जिसको इंटेंशनली जीरो करके आगे बढ़े हो उसको क्या फिर से नॉन जीरो कर सकते हो? C1 में C2 ऐड करोगे ये नॉन जीरो नहीं हो जाएगा, तो इक्लान फॉर्म कहाँ रह गया? C2 में C1 ऐड कर रहे हैं सर। C2 में किसको ऐड कर रहे हो? C1 को। तो ये कितना होगा? 0 1 0। C2 में C1 ऐड करोगे, C2 goes to C2 plus C1 ऐड किया, ये कितना? 0 1 0। अब C3 में C2 ऐड कर देंगे। किसमें? C2 में C3, सॉरी C3 में C2। हाँ तो आया नहीं क्या और नॉर्मल फॉर्म बना रहे हैं, तो नॉर्मल फॉर्म बना सकते हैं पूरा। रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म क्या नॉर्मल फॉर्म होता है? ये देखिए सही नहीं कर रही। तुम्हारा सॉल्यूशन क्या है वो बताओ? ये मेरा लास्ट में 1 0 0 0 1 0 हाँ 0 0 0। इनका पूरा आइडेंटिटी आया। इसका मतलब किसको फ्री किए? जेड को। जेड को फ्री किए। अब सॉल्यूशन कैसे लिखोगे जब सब जीरो कर डाले? 0 1 0 0 0 0 1 सॉल्यूशन होगा। x y 0 है, जेड को हाँ। फ्री मान लेंगे। हाँ तो x बार करेंगे तो अब हमको सॉल्यूशन बनाने दो, फिर तुम अपना दिमाग चलाना। x बराबर कितना भरे? z। यहां से बोलना 0x y बराबर कितना? z। और z खुद फ्री है तो ये कितना रहा? z रहा। सर एक लाख आप तो थोड़ी देर रुको ना, अभी थोड़ी देर तुमको तगड़ा झटका रहेगा। z 1 1 1 आया, 1 1 1 आया, ये सही है इतने तक दिक्कत नहीं। अच्छा अब सुनना, therefore सॉल्यूशन सेट ठीक इज इक्वल टू स्पान ऑफ 1 1 1। जो आपका सॉल्यूशन सेट होगा वो केवल एक वेक्टर 1 1 1 का क्या होगा? पूरी तरह से स्पैन होगा। और मुझको पता है सिंगलेटन वेक्टर का स्पैन क्या होता है ज्योमेट्रिकली, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और वो लाइन 0 0 0 और 1 1 1 से होकर के गुजरती है। कमलेश सर मेरा गलत है सर, बताइए कौन सा? तुम x बराबर कितना पाए? 0 y बराबर 0 और z बराबर 3। अब x बराबर 0 y बराबर 0 और z बराबर ये 3। गलत कैसे है तो बताइए ना। जैसे तुम नॉर्मल फॉर्म में चले गए, रो को होती है महाराज, कॉलम ऑपरेशन आप नहीं लगा सकते हो, रो ऑपरेशन लगाते हो। रो रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म तैयार करने को कहता है। मिली गलती, ये झोंक दिए नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल में कर दोगे, तुम खुद सोचो, अगर तुम नॉर्मल में लेके चले गए तो जो तुम खाली एक्स वाई वाला बचा है, जेड तो फ्री है ही है। मैं दो जगह ऐसे ऑपरेशन लगाओगे तुम, इतनी बार से इसको रोक चुके हैं। कॉलम ऑपरेशन इसीलिए हाथ भी नहीं लगाते, इसीलिए हाथ नहीं लगाते। यहाँ सीधे सीधे लिखा रहता है, आप कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाओगे, आप रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ोगे। तो ये जैसे कि वैसे कॉलम से भी आएगा, किससे? गड़बड़ी तो किए हैं, तो ये गड़बड़ किए हैं। हाँ। क्या गड़बड़ की है बता। हाँ, ये गड़बड़ी इसीलिए याद रखो मैच कर रहे हैं ना। C2 को चेंज करो। मेन बात ये है, जब आप वर्किंग रूल लिखते हो तो वर्किंग रूल में एकदम सीधे सीधे रेस्ट्रिक्टेड है ये बात कि आप एक भी कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकते हो। आप रो इक्लान फॉर्म तैयार करोगे, रो रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म तैयार करोगे, केवल किसकी वजह से करोगे? नॉर्मल फॉर्म का यहाँ कोई वास्ता ही नहीं है। नॉर्मल फॉर्म को बनाने के दौरान दिक्कत क्या होती जानते हो? अगर तुम नॉर्मल फॉर्म बना रहे हो, तुम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दी उसमें कि नहीं बना दी? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाए और जेड फ्री था तो जेड अपना कोफिशिएंट में थोड़ी छोड़ा था, सब तो जीरो कर डाला तुमने। नॉन पाइवट होने के पता तो चल गया जेड फ्री है, लेकिन तब तुमको x बराबर 0 y बराबर 0 मिलेगा। ऐसे में तो सबके लिए आपको एक ही एक्सेस मिलेगी, हर बार दिक्कत मिली कि नहीं मिली? इसीलिए कॉलम ऑपरेशन भूल के भी ना लगाना। हाँ लिखो, पूरा लिखो। अब यही मेरा सॉल्यूशन होगा, मतलब मेरा पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है लैम्डा बराबर 0 के लिए, वो एक लाइन होती है जो पास करेगी 1 1 और किससे? 1 से। मतलब अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली ट्रेस करें ना, ज्योमेट्रिकली, तो x एक्सिस पर कितनी दूरी कवर किए? 1। y एक्सिस पर कितना कवर किए? 1। और z एक्सिस पर कितना किए? 1। अब सोचो ये स्पेस में कोई पॉइंट होगा, यहाँ कोई पॉइंट, अरे मान लो 1 यूनिट का क्यूबॉइड बन जाएगा सर।
अरे रुक जाओ लोग गठरी क्यूबाइड बना रहे हैं, लाइन बन रही है तो क्यूबाइड बना रहे हैं। और ये हुआ, इधर कितना है 1 यूनिट, ठीक, इधर कितना है 1 यूनिट, इस पर कितना आओगे 1 यूनिट, बोलो यहीं आओगे कि नहीं, ये पॉइंट और ये पॉइंट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ऐसे खींचो ऐसे लाइन, ये यूं बाहर निकलती हुई लाइन छेद करके पार करेगी, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पड़ोसी घर में जाएगी। हाँ पड़ोसी के घर जाएगी ये लाइन। अब आई बात समझ में, इसको देखने के लिए ऐसा ये यही सॉल्यूशन सेट है जो बाहर नजर आ रहा है, यही ज्योमेट्रिकली एक लाइन है। चलो नोट करो फटाफट पूरा हो गया। लैम्डा बराबर 3 के लिए सॉल्व करो, लैम्डा बराबर 3 के लिए। बीएससी करवा रहे हैं, हाँ बीएससी करवा, हाँ नहीं बीएससी कर रहे हो तब तो पूरा ऑपरेशन झोंक डाले, नेट पढ़ रहे होते क्या करते, हो गई सर गलती है। हाँ एक के बार होती है, दोबारा मौका नहीं देती है, ये भी याद रखना। भावना पर गए थे ना, जो के मारे ऑपरेशन एकदम उसको चाह दिए उसी में। यही मैट्रिक्स बदलेगी, बाकी सब वही रहेगा। और लैम्डा इज इक्वल टू 3, केस सेकंड और लैम्डा इज इक्वल टू 3। चलो मैट्रिक्स देखी जाए, क्या थी, लैम्डा -1 थी, लैम्डा बराबर 3 है तो 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2, लैम्डा -1 यानी 3 - 1 2, क्या नाम उड़ जाएगी एक ही बार में गया। हाँ तो उसको तो जाने जाना है ना। लैम्डा इज इक्वल टू कितना है 3 है, तो 3 त्रिक का 9 1 10, इधर 3 नहीं 4 लैम्डा -2 था तो 4 4 3 12 12 में से 2 गए 10, यहाँ 3 लैम्डा +1 ये भी 10, 6 यहाँ पर लैम्डा बराबर 3 है, 2 लैम्डा था ना, 2 लैम्डा तो 6, यहाँ लैम्डा +3 3 3 6, 3 into लैम्डा -1 3 1 ये भी 6, खत्म, इसका तो किससे खत्म है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स A नल सीधे लिख रहे हैं, इक्विवेलेंट 2 2 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये रहा, और दिस इज इक्विवेलेंट टू, ऑपरेशन सब जान रहे हैं कैसे क्या लेना, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0। सॉल्यूशन सेट सामने नजर आ रहा है, केवल और केवल कौन पाइवट है x, बाकी दोनों y और z फ्री हैं, तो इसका मतलब सॉल्यूशन सेट x बराबर, बोलो x y z, और देखते हैं x बराबर कितना है, x बराबर -5 y -3 z, अच्छा -5y -3z, और y फ्री है तो y + 0z, z फ्री है तो 0y + z लिख दिया। एक कॉलम टूटेगा y के लिए, ये -5 1 0, और दूसरा टूटेगा z के लिए -3 0 1, और सॉल्यूशन सेट इनका और इनका स्पैन होगा, आपकी प्लेन बना दिया। Therefore solution set is equal to span of -5 1 0 पहला वेक्टर, और कॉमा -3 0 1 दूसरा वेक्टर, लिख डालो पूरा पूरा, ये था लिखना। लेफ्ट आउट कहते ये प्रॉब्लम नोट करना, ये है इफ कैपिटल A m cross n x is equal to null, has unique solution, has unique solution। करें आपको एक सिस्टम दिया जा रहा है m क्रॉस n का, और ये भी कह दिया गया है कि ये कैसा सॉल्यूशन रखता है, यूनिक सॉल्यूशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग is
करेक्ट। अब नीचे दी गई बातों में से कौन सी बात सही है? सबसे पहली बात m लेस देन n, दूसरी बात m लेस देन और इक्वल टू n, तीसरी बात m इज इक्वल टू n, चौथी बात m ग्रेटर देन n, और पांचवी बात m ग्रेटर देन और इक्वल टू n। इनमें से कौन सी बात सही हो सकती है? सिस्टम AX इज इक्वल टू नल, जहां पर कैपिटल A M क्रॉस n की मैट्रिक्स है, वो ये एक यूनिक सॉल्यूशन रखता है। तो नीचे दी गई बात में से कौन सी बात होगी जो सही होगी? क्या रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होगी, पहली बात, या फिर क्या m लेस देन और इक्वल टू n होगा? रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। m इज इक्वल टू n, रो और कॉलम की संख्या बराबर होगी। रो की संख्या कन्फर्मली कॉलम की संख्या से ज्यादा होगी, या रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा हो सकती है और बराबर हो सकती है। आखिरी किसकी? हाँ वो है, अभी अभी ला रहे हैं, सवाल भी उसमें बटोरते हैं, उसमें भी है सवाल है सर। संवेदना विषय के लिए नहीं सोच पाए? पांचवा हाँ पांचवा ही सही होगा ना, सबसे बेस्ट चॉइस पांचवा ही होगा। ये कैपिटल ए मैट्रिक्स कितने की है? m क्रॉस n की, और कहने कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होने का तय मतलब है कि मैट्रिक्स की रैंक को कितना होना पड़ेगा? n होना पड़ेगा। मैट्रिक्स की रैंक n, यानी कि सारे के सारे कॉलम पाइवॉट होंगे, तभी ऐसा होगा जब आपको फ्री वेरिएबल नहीं मिलेगा। तो सारे कॉलम पाइवॉट होने का मतलब है आपके पास कुल कितने पाइवॉट चढ़ने चाहिए? n पाइवॉट, और n पाइवॉट जिस दिन होगा उस दिन n रो ऑटोमेटिकली पाइवॉट हो जाएगी। इसका मतलब या तो रो की संख्या n होनी चाहिए और या तो रो की संख्या n से ज्यादा। अगर रो की संख्या n हो गई एग्जैक्टली n, तो आप गारंटी थोड़ी दे पा रहे हो, तब तो दोनों में पाइवॉट चढ़ सकता है, m भी और n भी। इसीलिए रो की संख्या ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना चाहिए? n चाहिए। नोट कर, पांचवे का टिक लगाओ। अगर सर मल्टीपल वाला होता तो थर्ड भी सही होता, तो फोर्थ भी सही होता, एक ही लगाएंगे फिर। बेस्ट चॉइस मे भी पे खेलता ना, फिर तब मे भी पे खेलता, मे भी पे खेलता, क्या हो सकता है? अभी अभी क्या लिखा? वही पूछ रहा है, अगर जैसे मल्टीपल हुआ हाँ तब लास्ट का तीनों ठीक होगा, तब तो फिर तीसरा भी सही होगा, चौथा भी सही होगा, ये भी सही होगा। लेकिन सुनो, टिक किस पर काटेंगे? टिक इस पर और इस पर काटेंगे, इस पर नहीं काटेंगे। क्यों? कंबाइन है ना, वो वाला भी इक्वल वाला भी तो कंबाइंड है। कौन सा? इक्वल थर्ड और फोर्थ कंबाइंड है दोनों। ये दिमाग खेलने वाली बात हो जाएगी तुरंत ना। फिर तीनों का तीनों फिर सही हो सकता है। मे भी कह रहा ना, मे भी क्या हो सकता है, तो मे भी तीसरा भी हो सकता है। लगा होता किस पे? आर लगा होता तो इज या आर, सुनो इज या आर लगा होता ना, हम इसी को टिक करते। एक टिक होता बस, तो भी वही पूछ। बेस्ट चॉइस है वो, बेस्ट चॉइस। इसीलिए हमेशा केवल और केवल बेस्ट। एक ऐसा टिक करो ना जो अपने अंदर में सबको समेट लेता है। तो ये दोनों तो समेट ही लिया अपने अंदर में, इसलिए इनको उड़ा दो और केवल इसी को टिक करो, कोई गलत नहीं काटेगा, हमेशा सही होगा। इज आर लगा दिया ना, खेल दो इसी पर, गया काम से। क्लियर हुआ? लिख दो फटाफट इसके बारे में, लिख देना। सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल A इज इक्वल टू नंबर ऑफ variables, number of variables is equal to n. ठीक, so only fifth is true, so only fifth is true, इसलिए केवल और केवल पांचवा ही सही होगा।
इफ कैपिटल ए एम क्रॉस एन एक्स इज इक्वल टू नल हैज यूनिक सॉल्यूशन, अगर आपका ये सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन रखता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग, लैंग्वेज ऐसे लगेगी ये, अब वहां इज था, वहां कंफर्मेशन मांगा था, यहाँ ये मे कैन हो सकता है, मे कैन बी करेक्ट, कौन सा इसमें से सही हो सकता है? अब तो तय बात है, अब तो कौन कौन हो सकता है, ये देखो ये भी सही, लेस देन आर इक्वल टू एन, लेस देन पर नहीं होगा लेकिन इक्वल टू एन पर तो हो ही जाएगा, मे कैन हो सकता है, इक्वल टू पर हो ही जाएगा, ग्रेटर देन पर होगा, ये एन पाइवट ले सकता है, ये कितने पाइवट ले सकता है, एन ले सकता है, बस पहला वाला नहीं होगा, ये मे कैन लगा दिया ना तो इतने सही काफी। हाँ, बी पार्ट में एस्थेटिक लगता है, बी पार्ट में हर पॉसिबिलिटी देखेंगे, सॉरी बी कह रहे सी पार्ट में, और बी पार्ट में नजदीक का टिक मारेंगे। बिल्कुल सही लगता है, बिल्कुल सही लगता है। हाँ, जितना दिखे उतना सब सही। रियल में ठीक है, रियल बिल्कुल सही लगता है। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट ढूंढ लाते हैं किसमें? रियल में। कुल माई से हाल है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ा हो माई से हाल होता है। सर कॉम्प्लेक्स आप क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं? हाँ कॉम्प्लेक्स क्या? पार्ट से स्टॉप है, बनाई भी नहीं किया, इधर हम बोलते थे उधर विपिन बोलते थे, अच्छा बनाए ही नहीं, बनाए ही पढ़ा नहीं। था। कॉम्प्लेक्स इसमें वो कन्फॉर्मल मैपिंग पढ़ा रहे हैं, कल शुरू कर देंगे कन्फॉर्मल मैपिंग। हाँ कन्फॉर्मल नहीं, कन्फॉर्मल बीएससी में क्वेश्चन नहीं पूछते। नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, नया शुरू करो। होमोजेनियस में सब कुछ हो चुका है जो हमको बताना था, वो होमोजेनियस में हम बता चुके हैं। नॉन होमोजेनियस, अच्छा होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस दोनों हो जाए फिर उठाते हैं वाली किताब और फिर उसके क्वेश्चन ही उठा देते हैं। नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तय बात है, जानते ही हो क्या होने वाला है, ax इज इक्वल टू वेक्टर b, जहां वेक्टर b नॉन जीरो कॉलम वेक्टर होगा। ठीक, सिस्टम ऐसे लिख देना, ax इज इक्वल टू वेक्टर b वेयर, जहां पर वेक्टर b डज नॉट इक्वल टू नल वेक्टर, जहां पर वेक्टर b नल वेक्टर नहीं है। ऑर्डर नहीं बता रहे हैं, ऑर्डर मान करके चलो कन्फॉर्मेबल है। ठीक, मतलब कैपिटल ए एम क्रॉस एन है तो एक्स एन क्रॉस 1 होगा, तो उधर का जो बी बनेगा वो कितने का होगा, एन क्रॉस 1 का होगा। सॉल्व करने का तरीका चाइल्डहुड मेथड, मेथड गुरुकुल में कौन पढ़ाता है? नहीं तरह चलो मेथड सॉल्व, नहीं वो गगन बीच में और क्वेश्चन है, मेथड टू सॉल्व ax इज इक्वल टू वेक्टर b, इसको सॉल्व करने का मेथड, नाम इसका होता है चाइल्डहुड मेथड, चाइल्डहुड मेथड इसका नाम होता है, जो तरीका है। कुछ नहीं, सब जानते हैं, नाम वाम से कोई जरूरत नहीं है, अपने को नोट करो, शुरुआत करें। स्टेप 1 में सबसे पहला काम, इससे एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को बना लेते हैं। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स मतलब संवर्धित मैट्रिक्स, मॉडिफाइड मैट्रिक्स बोलते हैं। लिखो, टेक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, टेक आर्गुमेंटेड, टेक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स AB, take augmented matrix AB, then reduce it to the echelon form, then reduce it to echelon form, अगर आपको एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम दिया गया है ax इज इक्वल टू नल, तो आप एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को तैयार कीजिए और उस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को चेंज कीजिए इसमें, echelon फॉर्म में। पाइवट पढ़े ही हो, जान ही रहे हो कि अगर राइट मोस्ट कॉलम पाइवट हो गया, यानी वेक्टर बी वाला कॉलम पाइवट हो गया, तो नो आपको कोई सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं, सिस्टम इनकंसिस्टेंट। और रैंक की भाषा में लिख लेते हैं। स्टेप 2, इफ यदि रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैपिटल ए, if rank of the coefficient matrix capital A does not equal to rank of the augmented matrix AB, अगर आपके कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक
और आपके आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक आपस में बराबर नहीं आती है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, then system is inconsistent and या or has no solution, या इसी को दूसरी भाषा में कहें or has no solution, आपके सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। नोट करो स्टेप 3 में, स्टेप 3 सुनो इधर, एक तो हुआ इसको इक्लान फॉर्म में रिड्यूस करना। अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स दोनों की रैंक बराबर नहीं आती है वहीं छोड़ दो, इसका कोई सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। लेकिन इफ रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल A इज इक्वल टू रैंक ऑफ द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स AB, ऐसे लिख दे रहे हैं। If rank of the coefficient matrix A is equal to rank of augmented matrix AB, then system is consistent. Then system is consistent. तब आपका सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंस होगा। अब कुल दो केस बनते हैं। पहला केस सुनो, पहला केस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल A बराबर बैठेगा रैंक ऑफ द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स AB की, ठीक, और ये बराबर होगा नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंप्लाइज दैट अगर ये तीनों बराबर हो गए, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स AB इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर यही रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल A बराबर बैठे रैंक ऑफ द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स AB की, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स AB की, लेकिन ये बात कम हो जाए किससे? नंबर ऑफ वेरिएबल्स से, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट कैसा सॉल्यूशन? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल लिखने जाते हैं, इनफाइनाइटली मैनी, infinitely many solution, infinitely many solution, तब हमें infinitely many solution मिलेंगे। और ये सॉल्यूशन निकलेंगे कैसे? बाय बैक सब्स्टिट्यूशन, बाय इक्वेशन बनाएंगे, रिड्यूस्ड इक्वेशन तैयार करेंगे और फिर पीछे पीछे रखते रखते वैल्यू निकालते चले जाएंगे। हो जाए तो बताना, इतनी बातें लिख लो। If यदि ax is equal to b, if ax is equal to vector b has a solution, if ax is equal to vector b has a solution, ठीक, say x1, देन हम ये मान करके चल रहे हैं, माना जो हमको ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम दिया गया है ax बराबर वेक्टर b, ये एक सॉल्यूशन रखता है और उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? x1 कहते हैं। सोच करके जवाब देना। अगर x1 इसका सॉल्यूशन है तो निश्चित तौर पर हमको क्या मिलेगा? दिस इंप्लाइज दैट ax1 इज इक्वल टू कितना? वेक्टर b। सही है गलत? अगर x1 इसका सॉल्यूशन है तो हमको मिलेगा ax1 इज इक्वल टू वेक्टर b। मिल गया? अब एक चीज हुआ, अब मेरे पास दो इक्वेशन, नाउ b है, नाउ b है। अब मेरे पास दो इक्वेशन तैयार है। पहला तो जनरल इक्वेशन ax इज इक्वल टू वेक्टर b, और दूसरा कौन तैयार है? ax1 इज इक्वल टू वेक्टर b। जरा घटाओ, कितना मिलेगा? a को बाहर लिया, x माइनस x1 इज इक्वल टू कितना? 0 वेक्टर। क्या होमोजेनियस तैयार हो गया कि नहीं हो गया है? यानी कि अगर हम इसकी जगह पर y पुट कर दें, इसकी जगह पर टेक x माइनस x1 इज इक्वल टू y, वेक्टर y,
ठीक, बी गेट a इंटू वेक्टर y इज इक्वल टू कितना, नल। अगर हम x इज इक्वल टू x माइनस x1 इज इक्वल टू वेक्टर y ले लें तो यही चीज क्या बन जाएगी, एक होमोजीनियस सिस्टम बन जाएगा a y इज इक्वल टू नल। लिखना विच इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इतना लिख लो तब बोलिए हम लैंग्वेज। और ये वो होमोजीनियस सिस्टम है ना जो ऊपर दिए गए नॉन होमोजीनियस से एसोसिएटेड है। एसोसिएटेड होने का मतलब जुड़ा हुआ होना। सोचो आप इसको कब बनाए, जब आप उसका एक सॉल्यूशन पाए x1 तक, उसका सॉल्यूशन पा गए किसका, नॉन होमोजीनियस का, तो उसी सॉल्यूशन को रख करके ही तो इसको जनरेट किया गया है। किए क्या, x में से x1 को हटा दिए, वेरिएबल कौन हो गया, y वेरिएबल है, y याद रखना y वेरिएबल है। क्यों, वेरिएबल में से किसी कांस्टेंट को घटा रहे हो, तैयार क्या होगा, वेरिएबल ही तो तैयार होगा x माइनस x1। तो आज ये वेरिएबल है और इस वेरिएबल के ऊपर ये क्या बन चुका है, होमोजीनियस बन चुका है। इसीलिए कहते हैं दिस होमोजीनियस सिस्टम एसोसिएटेड विद नॉन होमोजीनियस सिस्टम। पल्ले पड़ी बात, अगर याद आ रहा हो तो डेविड सीले याद आना चाहिए, डेविड सीले याद आना चाहिए, जिसमें दो सॉल्यूशन लेते हैं। नहीं, डेविड सीले याद करो। हाँ भूल गए तुम लोग, भूल गए। सुनो, डेविड सीले ने क्या कहा था, डेविड सीले ने कहा था कि जो आपका होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है उसका सॉल्यूशन सेट कोई भी ज्योमेट्री हो, लाइन हो, प्लेन हो, कुछ भी हो, पास कहां से होगा, ओरिजिन से पास होगा। अगर हम इसी कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लेते हुए, a को लेते हुए एक और नॉन होमोजीनियस तैयार करें, सोचो आज कौन है, ax इज इक्वल टू नल, और इसको लेते हुए इसी कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लेते हुए नॉन होमोजीनियस तैयार करें, ax इज इक्वल टू कितना, वेक्टर b, और कह लें कि ये कंसिस्टेंस है, बिना कंसिस्टेंस हुए नहीं। अगर ये कंसिस्टेंस है तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो इसके होमोजीनियस के सॉल्यूशन सेट के पैरेलल होगा। याद आया, वही तो बना रहे हैं, सेम चीज है, दूसरी नहीं है। जो हम लोग डेविड सीले में पढ़े थे वही चीज है। क्या करते थे, कहते थे अगर इसका किसका नॉन होमोजीनियस का एक सॉल्यूशन सेट कौन है, वेक्टर p है, नॉन होमोजीनियस का एक सॉल्यूशन सेट वेक्टर p है, तो हम केवल एक काम करते थे, होमोजीनियस के सॉल्यूशन सेट के हर वेक्टर पर वेक्टर p ऐड कर देते थे और ये ट्रांसलेट हो जाता था कि नहीं हो जाता था, पूरा पूरा। तो ये नीचे वाला हिस्सा सॉल्यूशन सेट होता था किसका, होमोजीनियस का, और इसके करस्पॉन्डेंस में सॉल्यूशन सेट किसका आता था, नॉन होमोजीनियस का। यही वहां जनरेट कर रहे हैं मैथमेटिकल पैटर्न। क्लियर हुआ, लिखना। इसके बाद लैंग्वेज लिखना, बोले बोले विच इज होमोजीनियस इक्वेशन या विच इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन एसोसिएटेड विद, विच इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, विच इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन एसोसिएटेड विद गिवन नॉन होमोजीनियस, associated with given non-homogeneous system of equation, associated with given non-homogeneous system of equation, ठीक। हुआ, लिखना therefore general solution of ax is equal to vector b, general solution of ax is equal to vector b। ये जो आपका नॉन होमोजेनियस सिस्टम दिया गया है इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा इज इक्वल टू, ये बराबर होगा, इज इक्वल टू, सोच करके जवाब दे सकते हो, इज इक्वल टू क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ a इक्वल टू b। हाँ, ज्योमेट्री नहीं चाहिए, क्या लिखा जाए, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ax इज इक्वल टू वेक्टर b, क्या लिखा जाए, जो सॉल्यूशन निकाले इसके टर्म में, इस इक्वेशन के टर्म में क्या लिखा जाए, सोच करके जवाब। सेट के फॉर्म में, सेट के फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में,
कोई मैट्रिक्स के फॉर्म में सॉल्यूशन सेट कोई वेक्टर आएगा। ये इतने से सोच कर जवाब दे, इतने से सोच कर डेविड के लिए पढ़े हो, इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कि बता सकते हो। का सॉल्यूशन सेट तो एक्स याद रखना, जो ट्रांसलेट हुआ है उसी बात को याद रखना। हर एक पर प्री वेक्टर ऐड किए और ट्रांसलेट हो गया था। अरे ये वो देखो, ये बताओ 72 कंडीशन है फिर तो, अगर ऐसे नहीं जोड़ पा रहे। ये किसका सॉल्यूशन सेट था? ax is equal to null। दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ ax is equal to null। इसके करेस्पॉन्डेंस में एक नॉन होमोजेनियस बनाया, इसके करेस्पॉन्डेंस में वो कौन बना? ax is equal to वेक्टर b। अब कह दिया ये कंसिस्टेंस है, कह दिया ये कंसिस्टेंस है। इसका एक सॉल्यूशन कौन है? x1, वो माने हुए हैं। इसका एक सॉल्यूशन कौन है? x1। तो इसके पूरे सॉल्यूशन सेट पर केवल और केवल कितना ऐड कर दिया जाएगा? x1 ऐड कर दिया जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन क्या बना? जनरल सॉल्यूशन फॉर ax is equal to वेक्टर b is equal to जनरल सॉल्यूशन फॉर ax is equal to null प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ax is equal to वेक्टर b। यही तो बन रहा है। हाँ, इतनी देर बाद डेविड सीले में सब कुछ बाकायदा डीपली पढ़ा गया है। अरे भूल गया, देखो जनरल सॉल्यूशन ऑफ ax is equal to वेक्टर b is equal to इनिशियल सॉल्यूशन of ax is equal to vector b plus general solution of solution of ax is equal to null। ये लिख करके घेर, ये लिख करके घेरा मान लो। पहली प्रॉपर्टी लिखना, प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि होमोजीनियस से अलग होता है। होमोजीनियस सिस्टम जो आपका था वो कभी भी इनकंसिस्टेंस नहीं हो सकता है, लेकिन आपका नॉन होमोजीनियस दोनों कैटेगरी में जा सकता है, आइदर कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस। लिखना, अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस may be consistent or may be inconsistent, may be consistent or inconsistent, ऐसे लिखना, may be consistent or inconsistent। एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस दोनों हो सकता है, may be consistent और inconsistent। दूसरी बात, x is equal to 0 इसका सॉल्यूशन कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी। सेकंड प्रॉपर्टी में लिखना, x is equal to 0 यानी नल वेक्टर, x is equal to null vector, x is equal to null vector never becomes, x is equal to null vector never becomes solution, ax is equal to never becomes the solution for non homogeneous system। एक ही लाइन बात कर रहा हूं, never becomes solution for a non homogeneous system, that is its any solutions will be x does not equal to 0, its any solution will be x does not equal to 0। अब एक बात लिख रहे हैं, ये तुम लोग प्रूफ करोगे। सुनो, अगर हमको एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम दिया गया है ax is equal to वेक्टर b और इसका एक सॉल्यूशन हमको दिया गया है x1, इसका दूसरा सॉल्यूशन हमको क्या दिया गया है? x2 दिया गया है। ठीक, नहीं, तुमको ये साबित करना है कि k1 into x1 plus k2 into x2 इसका सॉल्यूशन केवल तब बनेगा जिस दिन k1 plus k2 बराबर
1। ये k1 x1 प्लस k2 x2 इसका सोल्यूशन तब बनेगा जैसे k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 1 होगा। या तो प्रूव और डिस्प्रूव, तो में से एक काम करना है, आइदर प्रूव और डिस्प्रूव। क्लियर है? लिख लो स्टेटमेंट, लिख लो। स्टेटमेंट है, प्रॉपर्टी तो ही थी। हाँ उसी प्रॉपर्टी में ही तीसरी प्रॉपर्टी, इफ x इज इक्वल टू x1, इफ x इज इक्वल टू x1, पहला वेक्टर लगा देना, if x is equal to x1 and x is equal to x2, ठीक, are solutions of ax is equal to vector b if x is equal to x1 and x is equal to x2 are solutions for ax is equal to vector b, then ये k1 x1 plus k2 x2, then k1 x1 plus k2 x2 will be solution for this system, if and only if k1 plus k2 is equal to 1। तब ये इसका सॉल्यूशन केवल और केवल तब होगा जब k1 plus k2 बराबर कितना आए, 1 आए। ठीक, ये तुम लोग प्रूफ करोगे, ये तुम लोग प्रूफ करोगे। इसके बाद बाकी बातें कल क्या, कल तो गैलियन चलेंगे।